मैं डॉक्टर साबिर खान साथ राजनीति विज्ञान विभाग राष्ट्र के बंद मॉडल में मुतारत हूँ। जैसा कि हमने राज्यसभा कॉमन सभा जो ब्रिटेन के संसद है उसका अध्ययन चालू किया था, उसमें हमने कल कॉमन सभा का अध्ययन किया था। आज हम राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। यानी कि राज्यसभा जो है संसद की संरचना में संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें महाराजा या महारानी, लोक कॉमन सभा और राज्यसभा है। और हमने कॉमन सभा का अध्ययन कर लिया। अब हम राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। जैसे कि ऐतिहासिक दृष्टि से कॉमन सभा से भी पुरानी राज्यसभा है। इन दोनों सदनों में पुरानी राज्यसभा वह नॉर्मन एजीविन काल की महत्ती सभा मैग्नम कॉन्सिलियम की उत्तराधिकारिणी है। अतः यह वहाँ की लोकतंत्र पर आधारित शासन प्रणाली का एक अपवाद है। रचना में हम जो करते हैं, राज्यसभा की सदस्य संख्या कभी भी एक नहीं रही। उदाहरण के लिए सन 1948 में उसके सदस्यों की संख्या 844, सन 1952 में 842, सन 1956 में 820 तथा 1968 में इसके सदस्यों की संख्या 1062 से ऊपर ही थी। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 1080 है, जिनमें 1054 लौकिक और 26 आध्यात्मिक लाट्स हैं। राज्यसभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है और वे विविध प्रकार की प्रतिक्रियाओं द्वारा उस सदस्य के सदस्य बनते हैं। राज्यसभा के सदस्य अग्रगित प्रकार के होते हैं, जैसे राजवंश के राजकुमार राज्यसभा की पहली श्रेणी के सदस्य होते हैं। ये राजवंश के लोग होते हैं। इनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। वर्तमान में इनकी संख्या 4 है। ये सदस्य राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। वंश परंपरागत पीयर दूसरी श्रेणी के सदस्य होते हैं। इस प्रकार के सदस्यों में सेना, कला, संस्कृति अथवा शिक्षा के क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्ति की जाती है। ऐसे सदस्य वंश परंपरा से सदस्य के बड़े लड़के को प्राप्त होती है, जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो। इस वर्ग के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। पीयर शब्द का अर्थ सम्मान होता है, पर पीयर लोग कई स्तर के होते हैं। कुछ उनमें ड्यूक, कुछ मार्क्विस, कुछ विंसकाउंट व कुछ बेरेन कहे जाते हैं। पहले पीयरों की नियुक्ति स्वयं राजा द्वारा की जाती थी, पर राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के बाद से अब पीयरों की नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से राजा द्वारा की जाती है। अब स्त्रियां भी राज्यसभा के सदस्य हो सकती है। राज्यसभा के प्रतिनिधि पीयर एक अन्य श्रेणी के सदस्य होते हैं। सन 1907 के यूनियन एक्ट द्वारा ब्रिटेन व स्कॉटलैंड को एक कर दिया गया था तथा यह व्यवस्था की गई कि स्कॉटलैंड के सब पीयर लोग अपने में से 16 पीयर प्रत्येक संसद के लिए चुनाव करेंगे। परंतु 1963 से अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि स्कॉटलैंड के सभी पीयर राज्यसभा में बैठ सकते हैं। एक्ट में यह व्यवस्था नहीं की गई थी कि नए पीयर भी हों। परिणाम स्वरूप पुराने पीयर धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। आयरलैंड के प्रतिनिधि पीयर एक श्रेणी के सदस्य होते थे। सन 1801 के यूनियन एक्ट द्वारा आयरलैंड व इंग्लैंड को एक कर दिया गया था। यह व्यवस्था की गई थी कि आयरलैंड के पीयर लोग राज्यसभा के लिए अपने में से जीवन भर के लिए 28 पीयरों का निर्वाचन करेंगे। सन 1931 में जब आयरिश फ्री स्टेट अस्तित्व में आया, नवीन पीयरों का मनोनयन बंद हो गया। परिणाम स्वरूप वर्तमान में इस प्रकार के पीयर लोग भी समाप्त हो गए। आजीवन पीयर सन 1958 के लाइफ पीयरेज एक्ट के अनुसार राजा द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसके अनुसार प्राय वायुवर्ग नेताओं की नियुक्ति हुआ करती है। इस प्रकार नियुक्ति किए गए सदस्यों को कोई वेतन नहीं मिलता, तथापि उन्हें मार्ग वे और दैनिक भत्ता 8.5 पाउंड अवश्य मिलता है। इस एक्ट का उद्देश्य यह भी था कि राज्यसभा में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। असंतुलन की स्थिति में प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों को पीयर बनवा सकते हैं। साधारण अपील लॉर्ड भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा देश भर के लिए अपील का सर्वोच्च न्यायालय उसका इस कार्य का संपादन अपील वार्ड ही करते हैं। सन 1876 के एक्ट की व्यवस्था के अनुसार देश के विधि विशेषज्ञों में से राजकुमार द्वारा जीवन भर के लिए कानूनी लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं। इस समय कानूनी लॉर्डों की संख्या 10 है। धार्मिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक लॉर्ड की राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये पीयर नहीं होते, वर्ण धर्मगुरु होते हैं। इनकी संख्या 26 है, जिनमें कैंटरबरी का आर्क बिशप, यॉर्क का आर्क बिशप, लंदन का बिशप, डरहम का बिशप,
विनचेस्टर का बिशप अवश्य सम्मिलित किए जाते हैं। शेष 21 पदों पर इंग्लैंड के वरिष्ठ बिशप लोग होते हैं। इस प्रकार लॉर्ड सभा की रचना एक प्रकार के सदस्यों द्वारा नहीं होती, उनमें से कुछ मनोनीत होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं। लॉर्ड सभा के पदाधिकारी, लॉर्ड सभा का सभापतित्व लॉर्ड चांसलर करता है। उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श सभापतित्व है, यानी लॉर्ड सभा का सभापतित्व लॉर्ड चांसलर करता है। उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राजा या रानी द्वारा की जाती है। वह सदन का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं। वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लॉर्ड कुछ अन्य ऐसे पीयर लोगों की नियुक्ति भी करता है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करते हैं, जैसे उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कहलाते हैं। पहला उपाध्यक्ष सदन की समितियों के अध्यक्षता भी करता है। सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक, जेंटलमैन उसर ऑफ द ब्लैक रॉड व सार्जेंट एट आर्म्स प्रमुख होते हैं। लॉर्ड सभा की गणपूर्ति संसद के दोनों सदनों का प्रारंभ 17 वर्षन साथ होता है। लॉर्ड सभा का अधिवेशन लगभग सप्ताह में 4 सोमवार से गुरुवार तक चलता है और वह भी लगभग 2 घंटे प्रतिदिन। लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय होते हैं, अतः मुश्किल से ही लॉर्ड सभा की उपस्थिति कभी 100 से ऊपर पहुंच पाती है। चूँकि गणपूर्ति 3 सदस्यों से होती है, लेकिन विधि पारित करते समय 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, अतः बैठकों की स्थगित करने की प्राय आवश्यकता नहीं होती है। जो सदस्य भाग लेते हैं वे सब उच्च योग्यता सार्वजनिक जीवन के अनुभवी व्यक्ति होते हैं। लॉर्ड सभा में अधिकांश लोक सदन के भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राजदूत, उद्योगपति आदि होते हैं। कार्रवाई में नियमों के पालन की ओर भी लोक सदन की तरह अधिक सतर्क नहीं रहा जाता। यहाँ स्थायी आदेशों, समापन प्रस्तावों की व्यवस्था नहीं है, केवल 2 स्थायी आदेश हैं। प्रथम के अनुसार कोई सदस्य एक ही विषय पर 2 बार नहीं बोल सकता। दूसरे के अनुसार वाद विवाद विषय से असंबद्ध नहीं हो सकता। लॉर्ड सभा के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो लॉर्ड सभा की शक्ति और कार्य सदा बदलते रहते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत तक लॉर्ड सभा की शक्तियाँ लोक सदन की शक्तियों से बढ़कर थी। इसके बाद 18वीं सदी तक दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर रही। उसके बाद धीरे धीरे लोक सदन का यानी कॉमन सभा का महत्व बढ़ता गया और लॉर्ड सभा से अधिक शक्तिशाली हो गया। आग और जिंक के अनुसार अब स्थिति यह हो गई है कि लॉर्ड सभा दूसरा सदन नहीं वरन दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। उसकी शक्तियों और कार्यों का अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, जिसमें विधेयकों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक लॉर्ड सभा अथवा कॉमन सभा में से किसी में भी सर्वप्रथम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक सबसे पहले लोक सदन यानी कॉमन सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। सन 1911 के पार्लियामेंट एक्ट के व्यवस्था के अनुसार कॉमन सभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है। साधारण विधेयक अनेक अवसरों पर लॉर्ड सभा में प्रस्तुत भी किए गए हैं और उन पर उसने बड़ी उपयोगी कार्य किया है। उदाहरण के लिए सन 1947 का कंपनी बिल ऑफ 1947 सबसे पहले लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया गया था और लॉर्ड सभा ने उसे 347 संशोधनों के बाद लोक सदन में पेश किया, यानी कॉमन सभा में पेश किया। कॉमन सभा के विचार होने के बाद भेजे गए विधेयकों पर भी लॉर्ड सभा पूर्ण रूप से विचार करती है। उसके संशोधनों को लोक सदन औचित्य के आधार पर यानी कॉमन सभा के औचित्य के आधार पर स्वीकार करता है। लॉर्ड सभा में बहस और भी खुलकर हो सकती है क्योंकि वहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं होती। विधेयकों के विषय में अंतिम निर्णय के संबंध में विधेयकों के विषय में अंतिम निर्णय की दृष्टि से कॉमन सभा का अधिकार अधिक और लॉर्ड सभा की स्थिति दूसरे दर्जे की स्थिति है, सदन की स्थिति है। वित्त विधेयक ना तो पहले लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ना ही लॉर्ड सभा विचार करने की प्रक्रिया में उस अनिश्चित काल तक रोक सकती है। लोक सदन द्वारा भेजे गए किसी वित्त विधेयक पर यदि लॉर्ड सभा 1 माह तक स्वीकृति और अस्वीकृति प्रदान कर संबंधी कोई निर्णय ना दे तो कॉमन सभा बिना लॉर्ड सभा की स्वीकृति के ही उसे राजा के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है। राजा या रानी की स्वीकृति के पश्चात ऐसा विधेयक कानून बन जाता है, चाहे वह लॉर्ड सभा ने स्वीकार किया हो या ना किया हो। यदि लॉर्ड सभा किसी वित्तीय विधेयक को संशोधित करके कॉमन सभा
के विचार तो भेजे तो लोकसभा को यह अधिकार है कि वह उन संशोधनों को स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। 1911 के संसदीय एक्ट के पास होने के इससे पहले दोनों सदनों के अधिकार प्रत्येक प्रकार के विधेयकों के विषय में समान थे, पर इस एक्ट के पारित होने के परिणाम स्वरूप उपयुक्त व्यवस्था की गई और 1949 के संसदीय एक्ट के द्वारा भी यही व्यवस्था रखी गई। साधारण विधेयक के विषय में मूल रूप से दोनों सदनों की शक्ति समान थी, पर इन विधेयकों के संबंध में भी अब निर्णायक शक्ति कॉमन सभा को ही प्राप्त हो गई। 1911 के संसदीय एक्ट के अनुसार राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिक से अधिक केवल 2 वर्ष तक रोक सकती थी। राज्यसभा को लोक सदन द्वारा स्वीकृति विधेयक को 2 बार अस्वीकार करने का अधिकार था, परंतु यदि कॉमन सभा फिर भी तीसरी बार उसे पारित कर दे और इस बीच में 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाए तो ऐसा विधेयक राजा की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता था, चाहे उसे राज्यसभा ने स्वीकार किया हो या ना किया हो। परंतु सन 1949 के संसदीय कानून के अनुसार यह विलंब करने का समय केवल 1 वर्ष कर दिया गया है। अब राज्यसभा कॉमन सभा द्वारा पारित किसी विधेयक को केवल 1 बार अस्वीकृत कर सकती है, परंतु यदि राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत ऐसे विधेयक को कॉमन सभा दूसरी बार पारित कर दे और इस बीच में 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो तो वह विधेयक राजा की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे राज्यसभा ने उसे स्वीकार किया हो या ना किया हो। 1 वर्ष का समय के हिसाब से लगने की जो व्यवस्था की गई वह यह है कि यह अवधि विधेयक के पहले प्रायण के दूसरे वाचन की तिथि से लेकर उसके दूसरे प्रायण के तीसरे वाचन की तिथि तक लगाई जाती है। यानी कि सामान्यतः स्पष्ट व्यवस्थापन के संबंध में राज्यसभा का कार्य केवल यही है कि संशोधनों को प्रस्तावित कर सके, विधेयकों को कुछ समय तक रोक सके और उनसे संबंधित विवाद के द्वारा सरकार व जनता को प्रभावित कर सके। फिर भी राज्यसभा व्यवस्थापन में पर्याप्त योगदान देती है। इसके अतिरिक्त कम विवादग्रस्त विधेयकों पर गहराई से विचार करके वह लोक सदन को काफ़ी समय भी बचा सकती है। राज्यसभा में विधेयकों पर विचार गहराई से इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ दिल्ली नियंत्रण शीतल होता है और सचेतकों की व्यवस्था भी उतनी कड़ी नहीं रहती है। राज्यसभा के भाषणों का प्रचार भी कम होता है, अतः वक्ताओं को जनमत का डर नहीं होता है। कार्यपालिका संबंधित कार्य एवं शक्तियाँ। कॉमन सभा की तरह राज्यसभा को भी अधिकार है कि वह प्रशासन के प्रत्येक पहलू के विषय में प्रश्नों द्वारा सरकार से सूचना प्राप्त कर सके और उसकी नीतियों और कार्यों पर खुला वाद विवाद कर सके। जब न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की बात का निर्णय होना होता है तो कॉमन सभा और राज्यसभा सम्मिलित रूप से निर्णय करते हैं। मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी राज्यसभा के लिए जाते हैं और राज्यसभा का अध्यक्ष, जिसे लॉर्ड चांसलर कहा जाता है, आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन के संदर्भ में कार्यपालिका द्वारा विभिन्न प्रावधानों के दुरुपयोग पर राज्यसभा नियंत्रण रख सकती है, परंतु कार्यपालिका किसी नीति का या विधेयक की अस्वीकार करके या सीधे अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा मंत्रिमंडल को पद त्याग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। न्याय संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। न्यायपालिका संबंधी राज्यसभा का तीसरे प्रकार का कार्य न्याय संबंधी है। इस प्रकार में उसका पहला कार्य कॉमन सभा द्वारा प्रस्तुत महाभियोगों की सुनवाई करना है। न्याय संबंधी उसका दूसरा कार्य अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करना है। वह ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के मामले की अपील का सर्वोच्च न्यायालय भी है। राज्यसभा जब अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती है तब उसके सब सदस्य भाग नहीं लेते, वरन उसमें उस समय केवल 10 कानूनी लॉर्ड और अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में सभा की न्याय समिति के रूप में न्याय कार्य करते हैं। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि धीरे धीरे राज्यसभा के न्याय कार्यों का महत्व कुछ कम हो गया है। पीयर बनाए जाने से संबंधित विवादों पर राज्यसभा द्वारा विचार किया जाना सन 1948 से बंद हो गया है। 1948 के फौजदारी नियम कानून यानी क्रिमिनल जस्टिस एक्ट के पारित होने के बाद से पीयरों का यह विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिया गया है कि उन पर लगाए गए अभियोगों की सुनवाई केवल राज्यसभा में ही हो सकेगा। वैसे भी 1806 के बाद ऐसे किसी अभियोग की सुनवाई नहीं हुई। संवैधानिक नियमों तथा आदेशों पर विचार। राज्यसभा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य संवैधानिक उपनियमों तथा आदेशों पर विचार करना भी है। कार्यपालिका अधिकारियों को संसदीय अधिनियमों के अंतर्गत विस्तृत नियम और उपनियम बनाने का अधिकार। राज्यसभा उनकी वैधानिकता की जांच करती है। 1947 ईस्वी में राज्यसभा के इस अधिकार के विरुद्ध मांगे उठी, लेकिन उसकी इस शक्ति को छीन दिए जाने का कोई प्रभावशाली प्रयत्न नहीं हुआ। विचारात्मक और आलोचनात्मक कार्य। राज्यसभा विधायी निकाय के रूप में इतनी उपयोगी नहीं है जितनी विचारात्मक निकाय के रूप में। राज्यसभा में ख्याति प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो विदेशी और साम्राज्य संबंधी मामलों में विशेषज्ञ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर राज्यसभा में वाद विवाद प्राय उच्च कोटि तथा व्यवस्थित रूप में होता है। कॉमन सभा जैसी
संघर्ष में स्थिति इसमें नहीं होती। यह सदन प्रस्तावों पर अधिक वाद विवाद करती, विधेयकों पर तो सामान्य वाद विवाद किया जाता है। अब लोकसभा देश की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करती है तथा कॉमन सभा में जल्दबाजी में पारित किए गए विधेयकों का पुनरीक्षण का कार्य भी करती है। प्राय इसके सुझाव विचारों को आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वकता की दृष्टि से देखा जाता है। राज्यसभा के जैसे कि वित्तीय संबंधी भी कार्य है वो राज्यसभा 1 महीने के लिए रोक सकता है। राज्यसभा यदि उसमें कुछ संशोधन या भेजता है तो उसको माने या ना माने ये कॉमन सभा पर डिपेंड करता है। यानी कि वित्तीय विधेयक के संबंध में वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकता, उसके कोई प्रस्ताव को माने या नहीं माने। और वित्त विधेयक कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा केवल उसमें नाम मात्र का है शक्तियाँ। राज्यसभा की उपयुक्त शक्तियों के विश्लेषण के उपरांत निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कॉमन सभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियाँ अत्यंत कमजोर हो गई है। आज इतना ही, धन्यवाद।